हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस सागर। आइए जो प्रैक्टिस बैच हम लोगों ने शुरू किया था उसके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं समय को वेस्ट किए बगैर। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, हाईवेज आर अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट प्राइवेट ब्लैंक इन दिस सेक्टर हैज़ बीन टर्म्ड टार्डी as investors do not appear to be interested in putting their money in long term projects। अब ये क्वेश्चन CPO SI 2019 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट सेट हुआ था इवनिंग वाला शिफ्ट, ये वही है, उसी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें चूज करना है। आइए मैं पढ़ के समझा देता हूँ, थोड़ा बड़ा है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में ना आए, और अगर आप आंसर देने के इच्छुक हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए है क्या इसमें, हाईवेज आर अ कैटलिस्ट। हाईवेज तो समझते ही होंगे आप, वो बहुत लंबी लंबी रोड जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करती है। आर अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता क्या है, कोई ऐसी चीज जो किसी के काम करने की स्पीड को बढ़ा दे। केमिस्ट्री वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा तो लैब में जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे कैटलिस्ट का यूज किया जाता था, जैसे उत्प्रेरक वर्धक का नाम दिया जाता था, तो वही है, किसी की स्पीड को बढ़ा दे। तो हाईवेज आर अ कैटलिस्ट, जो हाईवेज हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब किसी की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि जो होती है, उसके लिए हाईवेज जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट से काम करते हैं। बट प्राइवेट ब्लैंक, इसी ब्लैंक के लिए चार ऑप्शन दिए हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन, ऑपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो ये प्राइवेट, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ऑपरेशन या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होना चाहिए इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में जो प्राइवेट, इनमें से कोई एक, हैज बीन टर्म टार्डी। लेकिन इस सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट है आपका, इनमें जो भी चारों वर्ड है, जो है प्राइवेट डैश इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में हैज बीन टर्म्ड टार्डी, उसको टार्डी, टार्डी एक एडजेक्टिव है जो कि इसका मतलब होता है स्लो, मतलब थोड़ा धीमा है, उसको नाम दिया गया, बड़ा धीमा काम होता है। एज, ये जो एज आपने यूज किया है, देखिए एज के कई फंक्शन होते हैं, एक तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने किया था, लेकिन यहाँ वाला जो एज है ये है कंजंक्शन, और इस एज का मतलब है सिंस, यानी बिकॉज। अब आपके मन में एक बात आएगी, और वो बात ये है कि सर क्या एज, सिंस और बिकॉज में कोई डिफरेंस है? जी डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल हमें डिफरेंस की बात नहीं करनी है, बस इतना समझ लेना है कि रीजन बताने वाला कंजंक्शन है। तो यहाँ पे एज का मतलब हो गया क्योंकि। अब आप सोचेंगे मुझे कैसे पता, पढ़ते पढ़ते पता लगने लगेगा कि कब एज कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है, कब एज जो है आपका रीजन बताने के लिए यूज हुआ है। कल की वीडियो देखिएगा, ये 8वीं वीडियो है, 7th वीडियो में इस एज को और कैसे यूज कर सकते हैं वहां पे बताया गया है। एज यानी क्योंकि, इन्वेस्टर्स डू नॉट अपीयर टू बी इंटरेस्टेड, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मनी इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, डू नॉट अपीयर टू बी इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होते। कैसे प्रतीत नहीं होते? इंटरेस्टेड, मतलब वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं प्रतीत होते हैं। किसमें? इन पुटिंग देयर मनी इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कि वो अपना पैसा लगाएं बहुत ही लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स में। अब देखिए ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिटवीन टू पीपल, पैसे का या किसी चीज का लेन देन। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन तो एक वो जो डॉक्टर्स करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में किसी पर्सन के बॉडी को कट करना ताकि अंदर क्या है उसको ऑपरेट किया जा सके। तो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। हालांकि ऑपरेशन एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए भी यूज की जाती है, व्हेन लॉट्स ऑफ पीपल कम टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन तो नाम सुना ही होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब कहीं बाढ़ वगैरह आ गया हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई आपदा आ गई हो, प्राकृतिक हो चाहे इंसानों के द्वारा किया हुआ प्रॉब्लम हो, वहां पे ओके छिप गया है तो इसे मैं हटा दो जरा। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां पे क्या है, कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वॉलंटियर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी उस ऑपरेशन को चलाती है और जाकर लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था, ये जो है यहाँ पे, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, सो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? अग्रीमेंट, कोई एक पीस ऑफ पेपर हो जिसको मैं साइन किया किसी पर्टिकुलर
काम को आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. नाउ वी हैव गॉट टू ऑप्शंस. अब कैसे पता करें इन्वेस्टमेंट होगा कि ट्रांजैक्शन होगा? देखिए है क्या, यहां पे हमने बात की है कि कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई है. आगे अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स की बात हुई है, और फिर उसके आगे आएंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको नॉट अपीयर टू बी इंटरेस्टेड इन पुटिंग देयर मनी. पुटिंग देयर मनी मीन्स व्हाट? इन्वेस्टिंग देयर मनी को, यानी पूरी तरह से इसमें जो बात हुई है वो पैसों को लगाने की बात हुई है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 1. इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ये रहा इसका ऑप्शन नंबर 1. थोड़ा एसएससी वाले बच्चों को बड़ा लगेगा. अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बैंक में, लेकिन आपको अगर याद हो तो 2017 का एसएससी का जो पेपर बना था वो सारे लोगों को बड़ा टफ लगा था. वो टफ नहीं था एक्चुअल में, उसके भी जो सेंटेंसेस थे वो ऐसे ही बड़े बड़े थे. उसमें भी क्या किया था कि द हिंदू एडिटोरियल या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर किसी फेमस मैगजीन के जो आर्टिकल्स थे वहां से उन्होंने स्टेटमेंट्स को उठाया और उनको क्वेश्चंस बना दिया. तो यहाँ पे तो खैर ये क्वेश्चन क्या था, वर्ड मीनिंग बेस्ड. अगर इनकी मीनिंग्स पता होगे देन ओनली आर गोइंग टू सॉल्व इट. अगर मीनिंग नहीं पता है तो कांट सॉल्व इट. तो बिल्कुल ये वैसा ही है. तो मैं बार बार एक बात आपको कहता हूँ, बैंक हो चाहे एसएससी हो, ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये काम तो हर एक एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चंस बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो चेंज नहीं होने वाले. अब ऐसा तो है नहीं, नाउन अगर आप सीपीओ में पढ़ रहे हैं तो एसएससी में कुछ और नाउन पढ़ेंगे, स्टेनो में कुछ और पढ़ेंगे, सीजीएल में कुछ और पढ़ेंगे, सीएचएसएल में कुछ और पढ़ेंगे, बैंक में कुछ और. तो ये भ्रम में मत रहिए कि सबकी अलग अलग इंग्लिश है. ये बात जरूर हो सकती है कि क्वेश्चन का पैटर्न जरूर चेंज हो सकता है कि किसी में क्वेश्चंस बड़े हों, हो सकता है किसी में इसी को पूछने के लिए 5 ऑप्शन दे देते. बैंक में आता है ओनली ए ओनली बी, तो वो तो और खतरनाक होता है कि जब तक पूरा नहीं पता होगा तब तक चूज ही नहीं कर पाएंगे आप. तो देखा करिए, बैंक एसएससी ये सब कुछ नहीं होते. लैंग्वेज की जब बात करें तो कॉन्सेप्ट्स वही हैं, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो सकते हैं. ओके, अब नाउन है तो नाउन तो हमेशा वही रहेगा ना. अगर ए प्लस बी, मैथमेटिक्स की बात की जाए, इफ ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसकी बात किया जाए तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये अब आप चाहे हाई स्कूल में पढ़े चाहे जहां पढ़े, अगर ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर आएगा तो हमेशा उसका फॉर्मूला वही होगा. उसके इंप्लीमेंटेशन की जब बात आएगी तब सिचुएशन चेंज हो सकते हैं. तो वैसे बैंक हो, एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कुछ भी हो, अगर इंग्लिश है और उसमें ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं के भी कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे. ठीक है. और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो एसटीज आपकी आती हैं, देख लेंगे कि अरे ये वाली केसटी बहुत बढ़िया होती है, तो उसमें लिख देते हैं ऐसे कि बैंक का क्वेश्चन है. तो मैंने तो सारे सेट्स लगभग सॉल्व किए हुए हैं. कई सारे ऐसे बैंक के भी सेट्स होते हैं जिनमें एसएससी वाले क्वेश्चंस डाले जाते हैं. जो एसएससी वाले क्वेश्चन, एसएससी के सेट्स में बैंक के जो ये क्लर्क वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें डाल दिए जाते हैं. तो ये आपको तो पता चलता नहीं है, आप ही जस्टिफाई करते रहते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बना के पैसे ले लेते हैं. खैर आगे आइए इसमें. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे क्या है, ये भी सीपीओ एसआई 2019 का ही क्वेश्चन है, प्री का लास्ट सेट का है. अगर आप लास्ट सेट उठाएंगे इवनिंग वाला तो मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस. ये इंडियन फिल्म्स हैव ब्लैंक एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स. अब तो आगे की जो बात है, ऑप्शन जो हमें चूज करना हो तो बात की बात है, पहले तो इसकी मीनिंग समझा जाए कि आखिर है क्या. ट्राई करिए, तब तक मैं बोर्ड को ये इरेज कर लेता हूं. देखिए इसमें है क्या, इंडियन फिल्म्स यानी भारतीय फिल्म्स. अब मैं इनकी मीनिंग्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए. जो भारतीय फिल्म है, हैव एडेड नेचर विदाउट इट्स फ्यूरी. फ्यूरी समझते हैं आप? एंगर. मतलब वो नेचर को तो दिखाते हैं हमें उसके फ्यूरी के बगैर. फ्यूरी मतलब क्या? उसके जो क्रोध है. क्रोध का मतलब क्या? आगे पढ़ते पहले, इनटू लॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग्स. यानी कि जब हम रोमांटिक सॉन्ग्स की बात करते हैं इंडियन फिल्म्स में, तो उसमें सिर्फ नेचर के अच्छे पहलू को दिखाया जाता है. बाढ़ है, तूफान है, आंधी है, ऐसे बहुत सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, कैलामिटी हैं, इनको जनरली नहीं दिखाया जाता. यहाँ पे ये कहा गया है. अब हमें इसमें चूज करना है कि फ्रिक्वेंटली होगा, कि फ्रेटफुली होगा, फॉर्मरली होगा या फिर फसली होगा. आइए मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले इसमें देख लीजिए है क्या, यहाँ पे दिया है हैव. जो क्वेश्चन है ये ब्लैंक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, एडेड. दैट इज कॉल्ड एडेड. यानी कि दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब एंड दिस वन इज द मेन वर्ब. अब हमें यहां पे क्या चाहिए, इसमें अगर देखेंगे तो चारों के चारों एडवर्ब्स हैं. एक बात ध्यान दीजिएगा
कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जनरली अगर कोई एडवर्ब आता है, जनरली की बात किया हूं तो वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो रिपीटिशन को बताया, हाउ ऑफन, कितनी बार कोई काम हो रहा है। तो इसमें पहचान लीजिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन। देखिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बीच में आता है, मैंने कहा हमेशा आते हैं, ज्यादातर केसेस में आते हैं ऐसा। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, पहला फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, ऑफन। अगर आपने फ्रीक्वेंटली की बात की तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, और इसका मतलब क्या होगा, ऑफन, यानी प्रायः, मतलब ज्यादातर टाइम। अब आगे देखिए फ्रेटफुली, फ्रेटफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, मैं बोल देता हूं, नोट कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, फ्रेटफुली का मतलब क्या हो गया, इन अ वे दैट शोज यू आर अनहैप्पी, दैट शोज यू आर अनकंफर्टेबल, दैट शोज यू आर वरीड, यू आर सैड। मतलब एक ऐसा काम करने का तरीका जिस तरीके में ये नजर आए कि आप दुखी होकर के काम किए हैं, अनकंफर्टेबल होकर के काम किए हैं, अनहैप्पी होकर के काम किए हैं, वरीड होकर के काम किया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। फॉर्मरली का मतलब क्या हो गया, प्रीवियसली, पास्ट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो टेंस तो इतना पढ़ा ही हमने अभी तक, वहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर फॉर्मरली की बात हो गई तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, बट हियर वी हैव यूज्ड हैव फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की तो ये वर्ड तो हो ही नहीं सकता। फसली, एक वर्ड आपने सुना होगा, फसी। फसी क्या होता है, बहुत नखरे जो करे। नखरे का मतलब क्या, हर एक चीज पर, या फिर ये कहिए कि हर एक अननेसेसरी चीज पर इतना ज्यादा अटेंशन देना, इतना ज्यादा उस चीज की केयर करना जितना इंपॉर्टेंट ना हो। तो फसली का मतलब क्या होगा, इन अ फसी मैनर, मतलब जितना जरूरत हो उससे ज्यादा करना। अब यहां पे क्या है कि जो इंडियन फिल्म्स हैं, अगर हम इंडियन फिल्म्स की बात करें तो ज्यादातर केसेस में ऑफन, फ्रिक्वेंटली वो नेचर के अच्छाइयों के साथ रोमांटिक सॉन्ग्स बनाते हैं, न कि उसके कमियों के साथ। मतलब नेचर का जो क्रोध है, जैसे कि बाढ़, तूफान, नेचुरल कैलामिटी, इन सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता। तो फ्रिक्वेंटली वर्ड को यहाँ चूज करिए। अब ये जो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ बिगिनिंग में आपसे डिस्कस किए हैं, ये वो बच्चे तो जरूर समझ गए होंगे जो इंग्लिश को एक शौक से सीखते हैं, मतलब सीखने के लिए सीखते हैं, क्योंकि वो इसे पढ़े होंगे, इसे कॉम्प्रिहेंड किए होंगे और ऑप्शंस फिट किए होंगे, उन्हें पढ़ के इसको लगा लिए होंगे, दैट इज ओके। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें समझ में ही नहीं आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि इंग्लिश को सीखने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि आप इसे ऐसे ही सीख जाएंगे, 2 दिनों में याद कर लें, याद करके इसको लगा ले जाएं। किसी भी लैंग्वेज को, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट इज़ अबाउट एवरी लैंग्वेज। चाहे जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, उस लैंग्वेज को पहले समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो बोलेगा, जो उसे समझने की कोशिश करेगा, वही उसे सीख पाएगा। अगर आप सोचें कि कुछ रूल्स हों, हम उतने को याद करके हम इसे सीख जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रूल्स को याद करके कुछ हद तक आगे जरूर जा पाएंगे आप, लेकिन जब तक उसे आप फील नहीं करेंगे, इंग्लिश मेरे अंदर आओ, तभी जब तक अंदर आएगा नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं। तो उसको लाना पड़ेगा, रूल से काम नहीं चलेगा। खैर, let us talk about question number 3. Shailja is prettier than either of her 3 cousins. We have been given 4 options. Most prettier than all of. दूसरा, no improvement. तीसरा, prettier than any of. And fourth one is prettier than either of. देखिए सबसे पहले elimination method इस पे अप्लाई करते हैं। अब अगर then लग गया है, it means we are talking about comparative degree. And what does it mean? Comparative degree का मतलब क्या, then है तो वो er वाली adjective या more लगेगा। तो अब इसमें देखिए जो क्या कह सकते हैं, पहला ऑप्शन है, इसे मोस्ट प्रीटियर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो तो प्रीटियर खुद ही अपनी डिग्री को बता रहा है, तो यहाँ मोस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, ऑल ऑफ अगर लग गया है तो देयर वी नीड अ सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है तो देन और फिर प्रीटियर की जरूरत नहीं है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 की बात किया जाए तो प्रीटियर देन एनी ऑफ, ये हो सकता है। 4th की बात की जाए तो प्रीटी। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है देन, अब इसके पहले प्रीटी जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव डिग्री में है, और अगर वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है तो गलत है। अब बात ये आती है कि नो इंप्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट का मतलब कि दिया हुआ क्वेश्चन तो सही है, और अगर वो गलत है तो क्यों गलत है ये जानना है, और फिर एक ही बचता है आपका तीसरा वाला। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर तो 3rd ही होगा, आप में ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन लगे हाथों यहां से मैं कुछ और बात है, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ये तो है नहीं कि आंसर लगाया हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, आइए जरा उसे समझने की हम कोशिश करें। देखिए आइदर है,
प्रोनाउन में या फिर एडजेक्टिव में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और एनी है, नाइदर है और नन है। ठीक है, देखिए है क्या यहां, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, एक मीनिंग इसकी और भी है जहां पे इसका सेंस आता है ईच का, तो उसे कभी डिटेल में जब कोई वैसा क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल जनरली इतना जानिए, आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो। अब या तो ये या तो वो ये तब होता है जब हमारे पास सिर्फ दो ही लोग हों। एनी का मतलब, एनी हम तब यूज करेंगे इनमें से कोई भी जब हमारे पास मोर देन टू हो, यानी कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और आइदर और एनी में से कोई एक चूज करना हो तो ध्यान इस बात पे आपको देना पड़ेगा कि तीन या तीन से ज्यादा हैं तो यूज एनी, दो या दो से दो हैं तब वहां पे क्या यूज करेंगे, आइदर। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव है और दो में से किसी की भी बात नहीं हो रही है तो नाइदर यूज करिए। सेंटेंस अगर नेगेटिव, नन का मतलब तो नेगेटिव ही है, तो तीन या मोर देन तीन की अगर बात हो, मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री की अगर बात हो तो वहां पे नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करेंगे, नन की बात करेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने बोला देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज, मुझे फिर ये बोलना है कि उनमें से मैं किसी को नहीं जानता, तो क्या यूज करेंगे वहां उनके लिए, ये नाइदर यूज करेंगे कि नन, दो हैं तो नाइदर, लेकिन अगर मैंने थ्री बॉयज लिखा होता तो यहां पे नाइदर नहीं नन। ठीक है, दो लोग हैं, देयर आर टू बॉयज, अब उनमें से कोई एक आइदर है, देयर आर थ्री बॉयज, उनमें से कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, एनी। अब देखिए इस सेंटेंस पे आप यहां पे दिया हुआ है हर, क्वेश्चन देखिए, हर थ्री कजिन्स, अब तीन लोग हो गए, अब जब तीन लोग हो गए तो आइदर का यूज तो गलत ही है, सही क्या होना चाहिए, एनी ऑफ। तो अब एनी ऑफ में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी प्रेटियर देन एनी ऑफ हर थ्री कजिन्स। हो गया, चलिए ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 सीपीओ एसआई प्री के जितने सेट्स थे और जिनमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस में जिनका मैं डिस्कशन कर सकता हूं, ये लास्ट है। अब अगली जो वीडियोस बनेगी उसको मैं बता दूंगा कि वो सीपीओ के मेंस 2018 का डिस्कशन कर रहा हूं या सीएचएसएल का डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, अब चाहे मैं सीएचएसएल करूं चाहे सीपीओ का मेंस करूं तो आप ये मानते हैं कि मेंस होगा तो सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। प्री में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो उनमें अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखे, हालांकि सारे इजी थे, लेकिन जितने आए थे उनमें से जो अच्छे मुझे लगा कि हाँ इनके एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी सारे बच्चों को, जो मतलब सारे बच्चों की तो बात नहीं कर रहा, कुछ को तो पता भी होगा, लेकिन वो बच्चे जो इन्हें भी न जानते हैं वो भी एग्जाम रेडी हो सके, उनके लिए मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन उठा के सारे डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम आएंगे आगे, ये तो हो गया, हाँ दिस वन, इसे जरा पढ़िए। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं रीड आउट करूंगा। अच्छा, रीड और रीड आउट में डिफरेंस क्या है, रीड का मतलब है खुद ही पढ़ लेना, रीड आउट का मतलब है कि ऐसे पढ़ना कि सामने वाला सुनाई दे। तो अब मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। जैसे देखिए यहां पे है, only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remain now। अब देखिए इसमें है क्या, 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, जो ग्रीन में लिखे हैं ना 1 2 3 4, इनमें से कोई एक चूज करना है। एरर तो है सेंटेंस में, देखिए मैं बता देता हूं एरर कहां है। एरर है इसमें ऑप्शन नंबर 2 में, जहां लिखा है रिमेन दैट शुड बी रिमेन्स। क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं। रिमेन इस सेंटेंस में वर्ब है एंड एज वी ऑल नो, अच्छा मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसके पहले ऐसे कई क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। रिमेन जो है इस सेंटेंस में है वर्ब। अब ये जो वर्ब है प्लूरल फॉर्म में है, इसे प्लूरल फॉर्म में होने का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सबसे पहले पता करें सब्जेक्ट है कहां। देखिए ये जो दिया हुआ है ऑन इज अ प्रेपोजिशन गांधी जीज के पहले, तो ऑन अगर प्रेपोजिशन है तो गांधी जीज विजिट, ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं। टू भी प्रेपोजिशन है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट है कहां, रनिंग इनटू, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑफ के पहले। ओनली वन कॉपी ऑफ, ओनली वन, तो ओनली वन मींस व्हाट, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो फिर क्या होगा, रिमेन ना होकर के उसे रिमेन्स कर दीजिए, रिमेन्स सेंटेंस हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। Shyam studied in Moscow since 10 years when his father was posted there from 1976 to 1985। आप इसे पढ़िए और पढ़ करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, सही है या गलत। हाँ जी चलिए सही है।
चले देखें, इसमें एरर है क्वेश्चन नंबर 2 में, पता है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में क्या एरर है मैं बताऊं। इसमें एरर ये है कि जहां सिंस लिखा है ये सिंस की जगह होना चाहिए फॉर। पता है क्यों? क्योंकि इतनी बात तो सबको पता है कि सिंस यूज करते हैं पॉइंट को बताने के लिए। पॉइंट यानी दिख रहा है, अब दिखेगा। सिंस इज यूज्ड टू रेफर टू अ पॉइंट, इट मीन्स 5 PM, January, February, March, whereas we use for to refer to duration. Duration. It is not 5 PM now, it can be 5 hours, 2 months, in this way. ठीक है? तो कहने का मतलब आई एम सॉरी, कहने का मतलब ये, जब पॉइंट को रेफर करना हो तो सिंस लगाइए, ड्यूरेशन को बताना हो तो फॉर का यूज कीजिए। अब क्वेश्चन पे जरा एक बार आया जाए। श्याम स्टडीड इन मॉस्को सिंस 10 years। तो अब आप बोलेंगे कि सर सिंस की जगह हमने फॉर तो कर दिया, लेकिन फॉर जब हम यूज करते हैं तो उस समय तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कैसे, क्या फॉर यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले आगे वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। देखिए व्हेन जो इसमें यूज हुआ है, व्हेन क्या रेफर करता है? ये टाइम को बताने वाला कंजंक्शन है। अगर टाइम को बताने वाला कंजंक्शन है यानी कहीं ना कहीं के टाइम को बताएगा। तो व्हेन हिज फादर वाज पोस्टेड, जब उनके पिताजी पोस्टेड थे, कहाँ? वहाँ कहाँ? मॉस्को। फ्रॉम 1976 टू 1985, यानी कि 1976 से 1985, यानी वो 10 सालों के लिए वो वहाँ पर पोस्टेड थे और वही 10 साल श्याम ने वहाँ मॉस्को में पढ़ाई की। अब बात यह आती है कि क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं, कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आइए समझ में तो आएगी, आंसर वो होगा। और आपके मन का जो डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट होगा, अब पता हो तो बात अलग है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए। पहला एग्जाम्पल, आई प्ले फॉर 3 hours। ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई प्लेड फॉर 3 hours। द थर्ड एग्जाम्पल इज I have been playing for 3 hours। 3 एग्जाम्पल्स हैं, या एक और लिख देता हूं। I shall play for 3 hours। ठीक है। अब ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देखिए है क्या, अगर मैं टाइम स्केल की बात करूं, ये टाइम स्केल का जिक्र मैं बार बार करता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये टाइम स्केल। ठीक है। ये मान लीजिए 8 AM है, ये 9 AM है, 10 AM है, 11 AM है और ये नून है। नून समझते हैं ना, शार्प 12। 1 PM है, यहाँ पे 2 PM है। ठीक है, ये पूरा टाइम है। अब देखिए है क्या, हम इनडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं? यहां दिखेगा, लिख देते हैं इनडेफिनिट। अब चाहे जिस भी टेंस का हो, जब हमें किसी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को बतानी हो। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं? जब किसी इनकम्प्लीट एक्टिविटी को बतानी हो, है ना। परफेक्ट कब यूज करेंगे? कंप्लीट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब यूज करेंगे? जब कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों हो। तो जब हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज की, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? पुनरावृत्ति, किसी काम को दोहराया जाना। तो यानी कि मैं खेलता हूं और किसी ने पूछा भाई कितनी देर खेलते हो, तो आपने बताया मैं 3 घंटे खेलता हूं। यानी मैं जब भी खेलता हूं 3 घंटे खेलता हूं, फिर बाद में कोई दूसरा काम करता हूं। यानी फिर जब भी खेलने जाता हूं, 3 ही घंटे खेलने जाता हूं। यानी कि मेरे जो खेलने का
काम का, मैं खेलने वाला जो काम है उसको रिपीट करता हूं और जब भी खेलता हूं 3 घंटे खेलता हूं। यानी यहां पे हम जो इस एक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, लेकिन जब भी होता है वो 3 घंटे के लिए। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात करें या फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो टेंस के स्टेट होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, आपको थोड़ा समझने में हेल्प करेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, देखिएगा इनडेफिनिट और परफेक्ट, भले हम यहां प्रेजेंट की बात करते हैं लेकिन एक्चुअल में ये दोनों स्टेट प्रेजेंट के होते ही नहीं है। एक्चुअल में ये स्टेट प्रेजेंट के होते ही नहीं है, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये कि जो काम हो चुका है, जो हो चुका तो प्रेजेंट में तो नहीं ना है वो, तो लेकिन उसका रिलेशन जो है प्रेजेंट से लाया जाता है, उसके इफेक्ट को प्रेजेंट में माना जाता है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट बोल दिया गया। इनडेफिनिट की, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात की गई तो आप एग्जांपल देख लीजिए, प्रेजेंट में तो नहीं है। मैंने बोला आई प्ले फॉर 3 आवर्स, इफ आई से आई प्ले फॉर 3 आवर्स इट मींस व्हाट, व्हेनेवर आई प्ले द ड्यूरेशन वुड बी 3 आवर्स ओनली। कॉन्टिन्यूअस वो भी नहीं है, मतलब प्रेजेंट में वो भी नहीं है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो जब भी होती है रिपीट होती है, और पास्ट में भी होती थी, अभी भी होती है, इस वजह से हमने बोला। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय हो। प्रेजेंट की अगर बात कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूअस वाला ही स्टेट होता है जो कि प्रेजेंट से के रिलेशन में होता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, क्योंकि वो भी प्रेजेंट में चल रहा होता है। अब इसका मतलब निकल गया कि जब भी खेलता हूं 3 घंटे के लिए खेलता हूं, फिर उसके बाद नहीं खेलता हूं, कोई दूसरा काम करता हूं। अगर हमने पास्ट में लिखा हो तो इसका मतलब यह निकल गया कि मैं 3 घंटे खेला। कब खेला? पास्ट में, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में नहीं खेलता, यानी पास्ट में जब भी खेला था 3 ही घंटे खेला था। दूसरा, हैव बीन के साथ कंप्लीट, इसका मतलब इनकम्प्लीट, यानी कि मैं 3 घंटे खेल चुका हूं और खेलने का काम अभी भी चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी सही है फॉर के साथ, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी सही है फॉर के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सही है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी सही है, क्योंकि मैं अब ये बोल रहा हूं कि मेरा ये ड्यूरेशन फिक्स्ड है और मैं इतने घंटे खेलूंगा। कब खेलूंगा? फ्यूचर में खेलूंगा, समवेयर डाउन द लाइन। यानी कि ये नहीं जरूरी है कि अगर हमने फॉर यूज कर लिया तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अपने सेंटेंस के नेचर, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनमें से कोई भी मीनिंग उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी से इरेज कर देता हूं, तब तक मैं उसके पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दूं, उसे करते रहिए। कहाँ गया? यही था ना, ये तो हो गया था। आइए आगे, इसको तो ट्राई करिए आप लोग, जरा बताइए इसमें क्या होने वाला है। पहला वाला एग्जाम्पल, आप इसे ट्राई करें। देखिए, ग्रामेटिकल एरर चूज करना है हमें। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज, इफ द ग्रोथ ऑफ population had been controlled earlier, mankind wouldn't lived in a polluted world now. आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा कि एरर है इसमें। भाई एरर ही बताना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो है नहीं, तो एरर तो हमने तुरंत बता दिया कि कहां पर है। वो एरर है हमारा कहां पे? लिव्ड की जगह पे लिव्ड नहीं होगा। अब क्या होगा वो बाद में, क्योंकि आपने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वुड लिखा हुआ है तो वुड के बाद क्या होना चाहिए? वहां पे लिव होना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां पर वुड नॉट लिव होना चाहिए या फिर वुड नॉट हैव लिव्ड होना चाहिए। इसके लिए अब हम कुछ डिस्कशन करने चल रहे हैं। ये सेंटेंस है कंडीशनल पे बेस्ड, तो हमें आंसर अगर बताना हो तो भैया लिव्ड गलत है वहां पर, तो काम तो हो गया। लेकिन अब मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगा, आप बताइएगा कि क्या करना है वहां पे। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए। कंडीशनल की अगर मैं बात करूं, कंडीशनल, और कंडीशनल में अगर मैं सिर्फ इम्प्रॉबेबल कंडीशन की बात करूं, प्रोबेबल की नहीं, इम्प्रॉबेबल की अगर बात करूं, तो इसमें देखिए एक होता है प्रेजेंट का इम्प्रॉबेबल और दूसरा होता है पास्ट इम्प्रॉबेबल। पास्ट इम्प्रॉबेबल, अब देखिए है क्या, अगर मैंने लिखा इफ यू प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल वर्कड हार्ड यू वुड पास इट, तो तुम इसे पास कर लिए होते। पास्ट इम्प्रॉबेबल की अगर बात किया जाए तो हैड के साथ बनेगा। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, यू वुड हैव
passed it, you would have passed it। हो गया ये। अब आपको बताना है दोनों में से सही कौन सा है, तो सही तो दोनों है। प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल में वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो भी मॉडल होगा वो सेकेंड फॉर्म में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वुड लगाइए, कुड लगाइए, माइट लगाइए, शुड लगाइए, कुछ भी लगाइए, फॉलोड बाय किसी भी मॉडल के बाद हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इम्प्रॉबेबल का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वुड हैव, वुड मॉडल ही है, फिर हैव भी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। अब देखें, अगर आपने ये मान लिया कि अगर इफ के साथ हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है तो इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो गलत है। अगर आपने ये मान लिया कि हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो आगे वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही होगा, तो आप गलत हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन ये केवल तभी होंगे जब, ये केवल तभी होंगे जब, यहां क्या लिखा, प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल, यानी जब कभी भी हम प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल की बात करेंगे तो अगर पहला वाला भी प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल है और दूसरा वाला भी प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल है तब तो इस वाले पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अगर पास्ट इम्प्रॉबेबल की बात करते हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम यहाँ केवल तभी यूज करेंगे जब इसमें भी हो और इसमें भी हो। लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बात पास्ट इम्प्रॉबेबल हो और दूसरी बात प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल हो। तो अगर ये प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल होगा तब फिर अगर ये होता, जो कि यहाँ पे है नहीं, अगर ये होता तो हम यहाँ पे वुड, कुड, माइट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते। यहाँ पे ये पास्ट प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल है, लेकिन आगे आने वाली बात अगर पास्ट इम्प्रॉबेबल हो गई होती तो वुड के साथ या कुड के साथ हैव लगा करके वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज किया गया होता। अब क्वेश्चन ये है कि हम पहचानेंगे कैसे, तो कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को पढ़ करके। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर। अर्लियर का मतलब क्या, पास्ट, यानी कि अर्लियर बता रहा है पास्ट, तो पास्ट इम्प्रॉबेबल की बात हुई। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इम्प्रॉबेबल कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करने वाला है, दैट इज ओके। बट व्हाट अबाउट the second part of the sentence, mankind wouldn't lived in a polluted world now। now का मतलब अभी, it means we are talking about present। if we are talking about present it means the second part of the sentence is should be written in, वो किसमें लिखा जाना चाहिए, present improbable situation। and if it should be written in present improbable situation we are going to use would plus first form of the verb। तो अगर आपने ऐसा कुछ याद किया है कि पहले में अगर had plus third form है तो दूसरे वाले में would have plus third form, तो गलत है वो सिचुएशन। तो यहाँ ना होने की वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल सिचुएशन, सो वुड नॉट लिव होगा, वुड नॉट हैव लिव्ड नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर यही सेंटेंस आ गया होता सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो वहां दोनों ऑप्शन दे देता, एक तो वुडंट लिव भी होता, दूसरा वुड नॉट हैव लिव्ड भी। तो ज्यादातर बच्चे वुड नॉट हैव लिव्ड चूज किए होते क्योंकि वो ये दिमाग लगाते कि अगर यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आगे भी वुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, तो वो वहां गलत हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे आप। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वुड नॉट लिव ही होगा, वुड नॉट हैव लिव्ड नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए, तब तक मैं इसे इरेज कर दूं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं। समझ में तो आ ही रही हैं क्योंकि आपके कमेंट्स में देखता हूं, आपके कमेंट्स देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं कि हाँ और वीडियोज़ बनाया जाए। हालांकि ये वीडियो जो आज है मैं आज बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, और लेकिन मैं वो देखा, मैंने कहा रिस्पांस आपका अच्छा आ रहा है तो टाइम से इसको भी एक अपलोड कर दिया जाए। तो कल आपको, कल मतलब अभी तो 11:30 ही हो रहे हैं, आज की रात कल आपको मिल जाएगी वीडियो 12 बजे तक दिन में। अब देखिए मैं रात में ज़्यादातर रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। मलेरिया ब्लैंक इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेट द मिनिस्टर। अभी देखिए मलेरिया इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कोई भी हो, जिस भी समय की, उसकी जो बहुत सारे टॉप प्रायोरिटीज हैं उनमें से ये एक है। तो क्या है मलेरिया? एक डिसमिसल का मतलब ये होता है किसी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय मतलब मालिक, एम्प्लॉयर मतलब मालिक कंपनी का, एम्प्लॉय मींस काम करने वाला बंदा, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाना, डिसमिसल। तो मलेरिया को तो नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, वो हो नहीं सकता। एबोलिशन का मतलब ये हो गया किसी कोई एक ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी में हो उसके द्वारा किसी लॉ या फिर किसी सिस्टम का ऑफिशियल एंड कर देना। तो मलेरिया का तो ऑफिशियल एंडिंग की बात हो नहीं रही, तो एबोलिशन विल आल्सो नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। एक्सक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं बहिष्कार,
यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समबडी लिविंग अ पर्टिकुलर ग्रुप होता है ना, सामाजिक बहिष्कार, तो इसको क्या बोलेंगे, सोशल एक्सक्लूजन। तो मलेरिया का तो एक्सक्लूजन से इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तो कोई लेन देन है नहीं। इरेडिकेशन को हिंदी में बोलते हैं उन्मूलन, इट मीन्स टू रिमूव समथिंग या फिर टू गेट रिड ऑफ समथिंग, कि जो छुटकारा पाना, रूट आउट कर देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो मलेरिया के उन्मूलन की बात हो रही है, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी इरेडिकेशन। तो मलेरिया के लिए क्या होगा, इरेडिकेशन। देखिए इन वर्ड्स को याद करना सीखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आए हुए सीपीओ के क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, आए गए यहाँ पे क्लोज टेस्ट में भी आते हैं। तो अब क्लोज टेस्ट में आप जाएंगे तो इनकी मीनिंग्स नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे ना, तो याद कर लिया करिए यहीं पर। खैर आइए देखते हैं आगे, अगला ये रहा। चलिए देखते हैं इसे क्या दिया है। डजन्स ऑफ डॉग्स इन नॉर्वे हैव रिसेंटली बीन हिट बाय अ मिस्टीरियस एंड, मतलब दर्जनों कुत्ते जो हैं नॉर्वे में हैव रिसेंटली बीन हिट, उन्हें हिट किया जा चुका है, किसके, हाल ही में, बाय अ मिस्टीरियस इलनेस से काफी प्रभावित हुए हैं वो। एंड एट टाइम्स का मतलब क्या होता है, आप ढूंढेंगे, सम टाइम्स बता देता हूं मैं फिलहाल। आगे ब्लैंक है, इलनेस कैसी है, एक तो दिया हुआ है मिस्टीरियस, और कई बार कैसी बीमारी हो गई, ये हो गया आपका सस्पिशियस, डेस्परेट, ड्रियरी या फिर फेटल। अब इनकी मीनिंग नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ लोग को एक मीनिंग पता होगी तो लगा लिए होंगे अब तक आंसर। चलो तुक्का, इसे तुक्का सही भी निकल जाता है। खैर मैं बता देता हूं पूरा। सस्पिशियस का मतलब क्या, आपके अंदर की एक ऐसी फीलिंग जो आपको ये बताए कि कोई चीज इलीगल या कोई चीज गलत है, आप कहते हैं शंका, वो तो है नहीं। डेस्परेट का मतलब क्या, ईगर होना किसी भी चीज के लिए, ईगर मतलब उत्सुक होना, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। फेटल मतलब होता है डेडली, एकदम विनाशकारी, जो बहुत ही खतरनाक हो। ड्रेरी मतलब होता है बोरिंग, तो इलनेस, बोरिंग इलनेस की वजह से वो मारे जाते हैं, कुत्ते मर जाते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम होती है, हादसे होते हैं उनके साथ, तो ऐसा तो है नहीं, वो फेटल है, घातक बीमारियां। तो सही वर्ड क्या होगा, फेटल। अगला है द सी साइड रिजॉर्ट ऑफ ममल्लापुरम वॉज एन ब्लैंक पार्ट ऑफ चाइनाज एंशिएंट सिल्क रूट। अब देखिए इसमें है क्या, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के किया हुआ, तो इंटेंशनल पार्ट मीनिंगलेस है। इंटेंसिव का मतलब, अगर आपने बोला कि दिस इज एन इंटेंसिव एक्टिविटी, इसका मतलब यह है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फुल ऑफ एफर्ट्स, उसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। इंट्यूटिव का मतलब क्या हो गया, इंट्यूटिव फीलिंग का मतलब ये होता है, एक इंट्यूशन वर्ड जानते हैं आप, इंट्यूशन मतलब क्या है, गट फीलिंग, मतलब जिसको तर्क से आप न बताएं बल्कि आपके सोशल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एक अनुमान लगाते हैं, मेरा इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये ऐसा होने वाला है, तो वही इंट्यूशन का, ये इंट्यूटिव जो वर्ड यूज हुआ है एडजेक्टिव है। तो इंट्यूटिव फीलिंग का मतलब ये हो गया, एक ऐसी फीलिंग जो कि आपको किसी चीज के होने का आभास दिखाए, तो फीलिंग की तो बात ही नहीं हो रही वहां। इंटीग्रल का मतलब दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसे अलग ना किया जा सके, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइनाज एंशिएंट सिल्क रूट। तो ये क्या हो जाना चाहिए आपका, इंटीग्रल शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे आज वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी हेल्पफुल होंगे काफ़ी लोगों को। आइए देखिए, ये एक लास्ट एग्जाम्पल है, उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा। आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। देखिए यहाँ पे है क्या, आर यू हैविंग यानी क्या आपके पास है। तो जब हैव को हम पोजेशन के केस में यूज करते हैं, टू पजेस यानी पोजेशन बताने के केस में, उस समय इसकी मीनिंग होती है स्टेट को बताना, स्टेट को बताती है। और जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। इस वाले स्टेट में ये कभी आ ही नहीं सकते, पहले भी किसी वीडियो में मैंने इस बात को डिस्कस किया है। जब नहीं आ सकते तो कॉन्टिन्यूअस का कोई भी फॉर्म इसका लिखना इस पर्टिकुलर मीनिंग के लिए गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो गलत हो ही गया। आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क, तो आर यू हैविंग मत करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए और उसे बना दीजिए आप डू यू हैव। आइए मैं इस पर कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। मैंने लिखा, किसी बच्चे ने पूछा मुझसे से, आई हैव नॉट, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, आई हैव नॉट अ पेन। ये सेंटेंस गलत है कि सही है, आप बनाएं।
या फिर एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ अपने से बना करके, बच्चे ने तो वही क्वेश्चन पूछा था। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, हैव यू यहां पे एनी कर देते हैं, एनी था। हैव यू एनी पेन। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, जरा ट्राई करिए, बताइए तो ये गलत है या सही। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको बताना है ये गलत है या सही। देखिए मैं बता देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे। देखिए अगर नॉट आपने हैव के बाद लगाया तो अब आपको मानना पड़ेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने मान लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर तो आपको इसका मेन वर्ब भी ढूंढना पड़ेगा, जो कि इस सेंटेंस में है ही नहीं। तो फिर अब आपको इसी हैव को मेन वर्ब मानना पड़ेगा। जब इसे मेन वर्ब मानना पड़ेगा तो इस नॉट को यहां से हटा के पहले लाना होगा। जब इसे पहले लाना होगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा ही नहीं, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, आई, नॉट किधर गया, हाँ ये रहा, आई डू नॉट हैव एनी पेन। ठीक है, देखिए ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ये नॉट, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना, कई बार जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि हैव को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ये पहचानना आपका काम है। अब कैसे पहचानेंगे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है मान लेते हैं नॉट इसके आगे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी तो चाहिए ना इसके आगे। वेयर इज द मेन वर्ब? If the main verb is not given in the sentence, in that situation we'll have to consider it to be a main verb. और अगर ये main verb है तो इस not को use करने के लिए we must have a helping verb, since the sentence is written in the first form of the verb. It means we are talking about present indefinite tense, and for present indefinite tense, if you are using a main verb, वहां पर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी दैट विल बी आइदर डू और डज। तो डू लगा दिया, क्यों, आई के साथ डू का यूज करते हैं, आई डू नॉट हैव एनी। अब वही गड़बड़ी यहाँ पे भी है, अगर आपने इसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया तो फिर तो इसके आगे मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं, यानी इसको आप मानिए मेन वर्ब और यहाँ पे लगा दीजिए इसे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, डू यू हैव एनी पेन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। कमेंट करके बताएं कैसे लगे वीडियोस आपको, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं से मैं मोटिवेटेड होता हूं। लॉकडाउन है, खाली ही है, आप जितना अच्छे डिमांड करेंगे, जितना अच्छे कमेंट्स करेंगे कि हाँ क्या है, क्या सजेशंस है आपके, अच्छे का मतलब ये नहीं कि अच्छा ही लिख दें सब, उसमें कमी अगर कुछ है तो उसे भी आप बताएं कैसे इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि वही मेरे मोटिवेशन का एक फैक्टर है जिसके थ्रू मैं वीडियोज़ आपको बनाता हूँ। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं, जल्दी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।